बात होती थी कि कैंपस में तो इस लड़कियों के लिए सुरक्षित स्पेस रहे। तो उस बॉडी को 2017-16 के आसपास इसको ख़त्म कर दिया गया, जीएस कैस को। जब यहाँ मतलब एक टीचर है आरएसएस के, उन पे जब आरोप लगता है और जीएस कैस में वो केस जाता है, तो जीएस कैस को ही ख़त्म कर देते हैं, बॉडी को ही ख़त्म कर दिया जाता है। देश में जो जेएनयू के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है, यहाँ के बच्चे देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, ऐसे वैसे नारे लगाते हैं, उस पर आप लोगों की क्या राय है? देखिए, जिस तरह की फिल्में बन रही है और जब से ये सरकार सत्तासीन हुई है, तब से देख लीजिए ना कि शुरुआत में ये डॉक्टर्ड वीडियो चलाते हैं जेएनयू को बदनाम करने के लिए, जेएनयू के छात्रों को बदनाम करने के लिए, और कैंपेन चलाते हैं शट डाउन जेएनयू। एक कैंपेन चलाते हैं कि जेएनयू को बंद कर दो। तो जब हम करते हैं तो उनको लगता है कि ये तो बोल रहा है तो इसे क्या किया, चुप कर दिया जाए, इसको बदनाम इतना कर दो कि कल ये गेट के बाहर निकले तो इसकी बात कोई सुने ही ना दे, इसको आतंकवादी बता दे, अर्बन नक्सल बता दे। और सबसे पहला अटैक जो होता है जेएनयू पे होता है। उसमें कहते हैं कि जेएनयू के छात्रों को सड़क पर खड़े करके गोली मार देना चाहिए। मारपीट की घटना जिस तरह से वायलेंस हो रहा है इस कैंपस में, एबीवीपी मारपीट कर रहा है, छात्रों को पीट रहा है, हर एक मीटिंग्स में, यूजीबीएम यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग में वो मारपीट करता है, उसके बाद अलग अलग जीबीए में मारपीट कर रहा है, करते हैं। हमारे समाज में यही है कि बीए तक पढ़ लो, शादी कर लो, नौकरी कर लो, यही चलता है। महिलाओं के साथ और जद्दोजहद है, वो और जद्दोजहद करती हैं पीएचडी के स्तर पर पढ़ाई करने के लिए। मैं हूं रुबा अंसारी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। अभी 5 दिन पहले जेएनयू में इलेक्शंस हुए थे स्टूडेंट यूनियन के, और हमारे साथ इस वक्त जेएनयू के नए प्रेसिडेंट धनंजय मौजूद है। धनंजय, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप 27 साल के बाद कहा जा रहा है कि कोई दलित स्टूडेंट यहाँ का प्रेसिडेंट बना है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत शुक्रिया रुबा, बहुत शुक्रिया मिल्लत टाइम्स का। अच्छा लग रहा है। इस कैंपस में छात्रों की एक तरह से जीत हुई है कि जहाँ पे आप देखिए ना कि इस कैंपस में लगातार एक हमला हो रहा है, स्टेट मशीनरी के द्वारा हो रहा है, प्रोपेगेंडा के स्तर पे हो रहा है, और आप देख लीजिए कि पॉलिसी के लेवल पे भी हमला हो रहा है। और इन सब से लड़ते हुए जेएनयू के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे लेफ़्ट को चुनते हैं, वामपंथ की राजनीति को चुनते हैं और जिताते भी हैं। पहले तो एक स्ट्रगल हमारी यहाँ रहती है चुनाव करवाने की, इस कैंपस में लोकतंत्र बहाल हो, इसकी एक लड़ाई रहती है। और उसके बाद चुनाव हम लड़ते हैं। चुनाव में एबीवीपी को, उनकी जो अलायंस है बीजेपी, उनकी जो अलायंस है स्टेट मशीनरी, उनकी जो अलायंस है प्रशासन, उन सबको हम हराते हैं। और छात्रों का एक भरोसा हमारे साथ था। तो एक बेहतरीन बात है कि दिल्ली शहर में एक यूनिवर्सिटी है जो अभी भी जिंदा है, जो झुकने के लिए तैयार नहीं है, और ये चुनाव में दिखाया है इसने। 4 साल के बाद जेएनयू में चुनाव हुए, मतलब क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा कि 4 साल के बाद आप लोग कामयाब हो गए चुनाव कराने में? हाँ बिल्कुल, देखिए जब कोविड की महामारी चल रही थी तो हम सब इस बात को जान रहे थे कि कोविड है, हम सब के लिए ख़तरनाक है। और उस समय भी हम देखिए कि जेएनयू जैसे कैंपस में यहाँ के वर्कर्स को, यहाँ के जो लेफ़्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आइसा से हूँ मैं, तो हम लोग मदद कर रहे हैं सैनिटाइज़र के साथ साथ ग्लव्स और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं जो ज़रूरत के हैं वो हम मुहैया करवाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ प्रशासन उस समय भी खामोश था, उस समय भी वो यहाँ के किसी भी वर्ग के लिए काम नहीं कर रहा था। उसके बाद भी हम देखते हैं कि जब पूरा बाज़ार खुल जाता है, हर चीज़, मार्केट खुल जाता है, सैर सपाटे की जगह खुल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद रहते हैं। प्रशासन की तरफ से किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? बिल्कुल प्रशासन तैयार नहीं हो रहा था पहले तो यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। एक बार बार प्रतिरोध करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ खुलता है और छात्र आते हैं, और उसके बाद इस बात की मांग शुरू हो जाती है कि इस कैंपस में इतने ज़्यादा जो मुद्दे हैं छात्रों के वो एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं, प्रशासन उसकी तरफ नज़र नहीं फेर रही है। तो हम लोग इसके लिए लगातार 2 साल से संघर्ष किए इस कैंपस में। यहाँ के तमाम छात्र, जितने तरक्की पसंद छात्र हैं, सब प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं कि चुनाव हो, एक कह लीजिए कि लोकतंत्र स्थापित हो, इसके लिए मतलब शामिल होते हैं। और आप देखिए अंत तक एक कोशिश रहती है कि चुनाव ना हो। मारपीट की घटना जिस तरह से वायलेंस हो रहा है इस कैंपस में, एबीवीपी मारपीट कर रहा है, छात्रों को पीट रहा है, हर एक मीटिंग्स में, यूजीबीएम यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग में वो मारपीट करता है, उसके बाद अलग अलग जीबीए में मारपीट कर रहा है। और उसके बाद देखिए वाइस चांसलर का बयान आता है कि अगर इस तरह का वायलेंस होगा तो चुनाव बंद कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से वो खेल रहे थे कि एक तरफ से मारो पीटो और दूसरी तरफ से ये बहाना बनाएंगे कि हम
चुनाव को बंद कर देंगे। लेकिन तब भी छात्रों का रोष था, छात्र मतलब संघर्ष कर रहे थे कि नहीं, चुनाव तो होकर रहेगा, और उसके बावजूद प्रशासन को घुटनों पर आना पड़ता है और चुनाव होता है। और चुनाव में जिस तरफ छात्र रहते हैं उस तरफ जीत होती है, और हमारी जीत है आज। धनंजय, एक 27-28 साल का एक लंबा गैप मिलने के बाद किसी स्टूडेंट, दलित स्टूडेंट का प्रेसिडेंट बनना, इसके पीछे क्या वजह रही? आपको क्या लगता है, क्या कारण रहे कि इतना लंबा गैप हो गया? हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि, देखिए, हम लोग अमूमन अध्यक्ष पद को मतलब सबसे ज़्यादा तरजीह ही देते हैं, लेकिन ऑफिस बेरर 4 होते हैं और सबकी एक जिम्मेदारी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी है, और सब कोई अपने अपने तरह से उसका निर्वहन करते हैं और लीड करते हैं उस स्तर पे। तो हम देखते हैं कि इस कैंपस में बिल्कुल 27 साल लेफ़्ट को नहीं लगे। लेफ़्ट ने हर समय दलित नेता दिया है। आप देख लीजिए ना, पिछले जो यूनियन थी, आउटगोइंग जो यूनियन रही, उसमें वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर साकेत मुन दलित समाज से आते हैं। उसके पहले रामा नागा रहते हैं, चिंटू कुमारी महासचिव रही हैं, और सिर्फ दलित ही नहीं, हर एक हाशिए पर के वर्ग की मतलब हम वो नेतृत्व हमने देखा है इस कैंपस में। मुस्लिम प्रेसिडेंट भी रहे हैं, महिलाएं भी रही हैं प्रेसिडेंट के बतौर। तो ये कहना मतलब एक है, मसाला है कि एक 27 साल बाद एक फिनोमेनन के तौर पे लगता है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इस कैंपस में लगातार हर एक समुदाय, हर एक वंचित समुदाय के लोगों ने नेतृत्व किया है, और ये हमारे लिए एक जीत की तरह है। और जहाँ तक बात है कि प्रेसिडेंट के पोस्ट पे, तो बिल्कुल पहले भी लोग लड़े हैं, जीत मेरी हुई है 27 साल बाद, ये कहा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि रिप्रेजेंटेशन का जो सवाल है समाज में, समाज के हर एक हिस्से में, यूनिवर्सिटीज़ में, फिर दफ्तरों में, तो मुझे लगता है कि रिप्रेजेंटेशन भी अपनी जगह मायने रखता है कि लोग हर एक समाज से आएँ उस जगह पे देखें, ताकि जो उस समाज के लोग हैं जो पीछे छूट गए, जिनको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, जिनको रोक के रखा गया, उनके ख्वाब और खुलते हैं और बेहतर ख्वाब वो देखना शुरू करते हैं कि हाँ, हम लोग भी यूनिवर्सिटीज़ हमारे लिए बंद नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी आवाज़ें हैं कि जो आज भी हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है, रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से भी हमें देखना चाहिए। लेकिन और दूसरी बात ये है कि संघर्षों में हम जाति नहीं पूछते हैं। जब हम संघर्ष के मैदानों में रहते हैं तो हम नहीं जाति पूछते। और इस कैंपस के तमाम छात्रों का एक संघर्ष अपने अपने स्तर पर रहा है। और ये भी हम देखते हैं कि जब इस स्टेट का ऑपरेशन हो रहा है, हम पे पूरी तरह से कोशिश की जा रही है हमें दबाने की पॉलिसी के स्तर पर। जैसे मैंने बताया कि फ़ंड कट हो रहे, सीट कट हो रहे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित का हो रहा है। इस कैंपस के तमाम अलग अलग समाज से, अलग अलग संप्रदाय से, अलग अलग वर्ग से लोग आए हैं, और सब पे वो हमला हो रहा है कि लाइब्रेरी में अगर किताबें नहीं हैं तो हाँ, सब के लिए है। मैं भी नहीं पढ़ पाऊँगा, वो भी नहीं पढ़ पाएगा। तो यूनिवर्सिटी इसके लिए होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ जो स्पेस है वो स्टूडेंट की आइडेंटिटी को मायने रखती है कि हम एक आइडेंटिटी है, स्टूडेंट की आइडेंटिटी। क्या मुद्दे थे आपके, किन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा है, और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होगी? अब तो आप प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो अब क्या प्रायोरिटीज़ होगी आपसे? देखिए, हमने जो अपने मैनिफेस्टो में तमाम मुद्दे रखे कि जिस तरह से हमला फंड कट हो रहा है तो उसकी हर जगह झलक दिखाई देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिएगा कि जब तक किसी छात्र के सर पर छत नहीं गिरता है तब तक रिनोवेशन का काम इस कैंपस में नहीं शुरू हो रहा है। स्थिति इतनी जीर्ण है कि, और ये लगातार छात्रों का स्ट्रगल भी उसके लिए है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक सवाल हो कि उसको बेहतर किया जाए। इस कैंपस में देख लीजिए कि लाइब्रेरी को बेहतर करने का एक बड़ा मुद्दा है। हम देखते हैं कि फ़ेलोशिप जो वजीफ़ा मिलता है छात्रों को, कि MCM के बतौर मिलता है 2000 रुपये हर महीने का, लेकिन उसमें भी बहुत देरी होती है। लेकिन हम कहते हैं कि MCM जो है यहाँ के हॉस्टल का जो मेस बिल है उसको कंपनसेट करता है। कि जब कभी हॉस्टल में 1200 रुपये मेस बिल आता था, तब 2000 MCM के मायने थे कि अपना स्टूडेंट जो गरीब तबके से आया है वो 1200 मेस बिल जमा करता था, और उसके बाद जो अपने मिसलेनियस जो खर्च हैं, कॉपी कलम किताब पे खर्च करता था। लेकिन आज का मेस बिल जो है पूरे देश की महंगाई के साथ यहाँ भी बढ़ा है, 3500 4200 इतना मेस बिल आ रहा है। तो हम देखते हैं MCM वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो लेकिन उसको बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके साथ साथ रिसर्च में जो नॉन नेट फेलोशिप मिल रहा है, आप और मतलब सब हम जानते ही हैं कि रिसर्च में आने के लिए लोग कितना जद्दोजहद करते हैं। हमारे समाज में यही है कि BA तक पढ़ लो, शादी कर लो, नौकरी कर लो, यही चलता है। महिलाओं के साथ और जद्दोजहद है, वो और जद्दोजहद करती हैं PhD के स्तर पर पढ़ाई करने के लिए।
लेकिन आप देखिए कि इतना कम आप फेलोशिप देते हैं 5,000 रुपये, तो कोशिश करता है कि यार कहीं नौकरी ही लग जाता है, कहीं और कहीं चले जाते हैं, इतना कम पैसे में क्या होता है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि समाज के लिए, देश के लिए कोई रिसर्च कर रहा है और उसको आप इतने कम पैसे दे रहे हैं कि उसका दैनिक जीवन भी सही से नहीं चल पा रहा है। तो उसको बढ़ाने की एक मांग है जो हम अपने मैनिफेस्टो में रखें और जिसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी और इसके साथ ये बात है कि इस कैंपस में जो लगातार छेड़छाड़ की घटनाएं घट रही हैं, हैरेसमेंट की घटनाएं घट रही हैं, तो ये कैंपस ऐसा कैंपस है कि जब विशाखा जजमेंट आता है तो उसी समय हमने ये कैंपस एक मॉडल देता है जीएस कैस का, कि यूनिवर्सिटी में एक ऐसी बॉडी रहे कि जो सिर्फ रिड्रेसल ना करे, मतलब कि कोई घटना घट गई उसके बाद उस पर कार्रवाई सिर्फ ना करे, उसके पहले जब नए छात्र आ रहे हैं तो उनसे उनका वर्कशॉप करना, उनको बताना कि जेंडर को लेकर जो गालियाँ देते हैं हम, वो क्यों गलत है, माँ बहन की गालियाँ देना क्यों गलत है, हैरेसमेंट के उनको किस किस तरीके के हैरेसमेंट होते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए, और उसके खिलाफ एक, और उसके साथ साथ उस पे कार्रवाई करने की ही बात होती थी कि कैंपस में तो इस लड़कियों के लिए सुरक्षित स्पेस रहे। तो उस बॉडी को 2017-16 के आसपास इसको ख़त्म कर दिया गया, जीएस कैस को। जब यहाँ मतलब एक टीचर है आरएसएस के, उन पे जब आरोप लगता है और जीएस कैस में वो केस जाता है तो जीएस कैस को ही ख़त्म कर देते हैं, बॉडी को ही ख़त्म कर दिया जाता है और एक ऐसी बॉडी बना दिया जाता है जो एडमिन चलाती है। जानिए कि अब आप जुल्म करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे बोलने के लिए, अब एडमिन के ही लोग हैरेसमेंट करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। जीएस कैस में रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, हर स्टूडेंट बॉडी से होते थे, नॉन टीचिंग स्टाफ से होते थे, टीचिंग स्टाफ से होते थे, तो रिप्रेजेंटेशन वहाँ पहुँचता था, तो सबकी बातें बहुत मतलब बेहतर ढंग से सुनी जाती थी। लेकिन अब ऐसा है नहीं, तो उस जीएस कैस को फिर से रीइंस्टेट करने की हमारी मांग है। और हम इसके साथ जो हम पर हमला प्रोपेगेंडा के स्तर पर हो रहा है, जिस तरह के सिनेमा बनाए जा रहे हैं जेएनयू के खिलाफ, मैं इस पे भी सवाल पूछने वाली थी कि देश में जो जेएनयू के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है, यहाँ के बच्चे देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, ऐसे वैसे नारे लगाते हैं, उस पर आप लोगों की क्या राय है? देखिए, जिस तरह की फिल्में बन रही है और जब से ये सरकार सत्तासीन हुई है तब से देख लीजिए ना कि शुरुआत में ये डॉक्टर्ड वीडियो चलाते हैं जेएनयू को बदनाम करने के लिए, जेएनयू के छात्रों को बदनाम करने के लिए, और कैंपेन चलाते हैं शट डाउन जेएनयू, एक कैंपेन चलाते हैं कि जेएनयू को बंद कर दो। और हम और आप सब जानते हैं कि जेएनयू एक ऐसा विश्वविद्यालय है कि जहाँ पे देश भर के हाशिए पर के लोग सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर पढ़ाई पढ़ते हैं, इसीलिए इसको रैंकिंग भी सरकार देती है, बेहतर रैंकिंग भी हमें है। लेकिन एक चीज़ है हमारे साथ कि लोग बोलते हैं कि टैक्स के पैसे से पढ़ रहे हैं, तो उस पैसे का हम फ़र्ज़ अदा करते हैं। कैसे करते हैं कि इस देश में किसी पर भी जुल्म होता है या किसी भी सेक्शन के खिलाफ पॉलिसी आती है, चाहे वो किसान हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे यहाँ के आदिवासी हों, अगर उनके खिलाफ पॉलिसी सरकार लाती है तो उस पर हम आवाज़ उठाते हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी के बतौर, और हम उस टैक्स का फ़र्ज़ अदा करते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है। और ये बात जब उस पॉलिसी का विरोध करते हैं तो सरकार का विरोध होना मतलब है, वाजिब सी बात है। और ऐसा नहीं है कि इस सरकार में हमने विरोध किया, जेएनयू ने इस सरकार में सिर्फ विरोध नहीं किया, उसके पहले की सरकारें भी, यहाँ तक तो इंदिरा गांधी के सामने इमरजेंसी के दौरान भी जेएनयू सर ऊँचा करके खड़ा रहा और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो हम बोल रहे हैं कि लेकिन ये सरकार इतनी हठी है, इतनी ईगो पे हर चीज़ लेती है अपनी, मतलब देश की जनता की बातों को, उसको इस सरकार को लगता है कि देश में नागरिक नहीं प्रजा रहती है, कि जो उसकी सिर्फ बातों में हाँ में मिला है। लेकिन जेएनयू ऐसा नहीं है, वो पूछता है, वो सवाल पूछता है, क्योंकि हमें सिखाया जाता है सवाल करना। यूनिवर्सिटी का काम है एक क्रिटिकल एनालिसिस करना, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना, यूनिवर्सिटी का गुण है। तो जब हम करते हैं तो उनको लगता है कि ये तो बोल रहा है तो इसे क्या किया, चुप कर दिया जाए, इसको बदनाम इतना कर दो कि कल ये गेट के बाहर निकले तो इसकी बात कोई सुने ही ना। जब अपने हक की बात करे, जब हाशिए पर के लोगों की बात करे, जब हुकूक की बात करे, अलग अलग तबकों के लिए बात करे, उनके हक के लिए बात करे, तो इनको इतना बदनाम कर दो कि कल ये अपने जेएनयू कैंपस से बाहर निकले तो इसकी आवाज़ को कोई सुने ही ना, इसको तुरंत टैग कर दे, इसको आतंकवादी बता दे, अर्बन नक्सल बता दे। और यही हो रहा है। अभी एक फिल्म आई बस्तर, यानी छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है बस्तर, और वहाँ से जब हम देखते हैं कि उस नाम से एक फ़िल्म बनती है और
सबसे पहला अटैक जो होता है जेएनयू पे होता है। उसमें कहते हैं कि जेएनयू के छात्रों को सड़क पर खड़े करके गोली मार देना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि अगर हम सारी बातें जो हम कहते हैं कि हक की बात कर रहे हैं, और हम कल के दिन में कोई भी इस कैंपस से कोई भी छात्र जो पढ़ने आया है बहुत दूर दराज से, जो एक ख्वाब लेके आया है कि मैं सम्मानजनक रोज़गार पाऊँगा, नौकरी पाऊँगा, वो उसके पिता ने माता ने बहुत मेहनत की है उसके पीछे, वो कल गेट के बाहर जाएगा और सच में कोई मार दे तो क्या पढ़ी लिखी आवाज़ हाँ, को दबाने की कोशिश। हाँ, अगर मार दे तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी। तो सरकार को इन सारे सवालों पर सोचना चाहिए। जिस तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहे हो देश के नागरिकों के खिलाफ है, देश के छात्रों के खिलाफ है, तो इस पे तो हम लोग यही बोल भी रहे हैं कि आप इस तरह के प्रोपेगेंडा मत चलाइए। उसके खिलाफ भी यहाँ के छात्र मौजूद हैं, लामबंद होंगे, इसके खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठाएंगे। और सरकार हालांकि डरती भी है, इतनी ही डरती है, जो राजा है वो डरता है यहाँ के छात्रों से। तो है कि यहाँ के छात्र अपनी मजबूती से अपनी आवाज़ उठाएंगे। आप अभी जेएनयू के प्रेसिडेंट बन गए हैं, इसके बाद भविष्य में आपका किसी तरह का कोई प्लान, जैसे कन्हैया कुमार ने एक नेशनल पार्टी ज्वाइन कर ली, क्या आप भी इस तरह का कुछ सोच रहे हैं? नहीं, हमारी पार्टी है। मैं जिस विचारधारा से ताल्लुक़ रखता हूँ उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, माले बिहार में बोला जाता है, और मैं माले का सदस्य भी हूँ। तो बिल्कुल सक्रिय राजनीति युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं, शुरुआती अगर कुछ पढ़ाई करते हैं तो भगत सिंह को पढ़ते हैं, जिन्होंने कहा है कि छात्रों को राजनीति में जाना चाहिए। छात्रों को सिर्फ विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं होना चाहिए, उनके आसपास, विश्वविद्यालय के आसपास की जो राजनीति है उसमें भी हिस्सा लेना चाहिए, समाज में जाना चाहिए और उनके हक की भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये ज़िम्मेदारी है हमारी राजनीति में जाना। शुरुआत अगर हम यूनिवर्सिटी से करते हैं तो लेकिन देश की जनता, जो आम जनता है, यूथ है, वो भी हमें एक नज़र से देख रही है कि हाँ कि हम बाहर जाके भी राजनीति करें और सक्रिय राजनीति में पूरी तरह से हिस्सा लें, चढ़ बढ़ के रहें। और ये मैं चाहता हूँ कि देश भर के युवाओं की एक जिम्मेदारी होती है कि जहाँ भी रहें बदलाव करें। अच्छा, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़रिए या अपने आईटी सेल के ज़रिए एक बहुत बड़ी संख्या में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है, और लोग उस पर कहीं ना कहीं यकीन कर लेते हैं, लेकिन जब उस पर फैक्ट चेक निकलता है तो वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो लोगों का जो जहन है वो मिस इन्फॉर्मेशन को मतलब बसा लेता है दिमाग में, उसको लगता है यही चीज़ ठीक है। और कहीं ना कहीं जेएनयू के छात्रों के खिलाफ भी इस तरह की बातें हैं लोगों के दिमाग में कि वहाँ के लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए जाते हैं, देश विरोधी नारे लगाते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग किस तरह से टैकल करेंगे? क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है, आप टेक्नोलॉजी में भी हैं, आप सोशल मीडिया पे भी हैं, तो आप लोग उस चीज़ को किस तरह से वो काटने की कोशिश करेंगे? देखिए, शुरुआती चीज़ ये है कि हम लोग जिस तबके से आ रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र युवा, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपनी बात कह दें और कहने में हिचके ना, कहने में डरे ना। ये एक शुरुआत है और इसी के तौर पे हम देखते हैं। लेकिन देश में जिस तरह की राजनीति का चलन हुआ, इस सरकार ने किया कि जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि हमें इतना डिमीन कर दिया गया, इतना डेमन बना दिया गया कि हमारी बात ही कोई ना सुने। मैं देख रहा हूँ कि मैं भी कोई पोस्ट डाल रहा हूँ तो मैं छात्रों के भविष्य की बात कर रहा हूँ, लेकिन कमेंट देखिए कि किस तरह के आ रहे हैं। माँ बहन की गालियाँ आ रही हैं, उनको पता भी नहीं मेरी माँ कितनी मेहनत करके मुझे पढ़ाई है, लेकिन गालियाँ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश के उन तमाम जनता को एक बार ठहर जाना चाहिए, रुक के 10 मिनट सोच लेना चाहिए कोई मैसेज आए कि जो मैं भेज रहा हूँ इससे समाज का कितना नुकसान होने वाला है या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार एक क्रिटिकल एनालिसिस देश के तमाम लोगों में होना चाहिए, हम सब में भी, कि हम जो भी मैसेज आए, जो भी व्हाट्सएप पे आए, तो उसको फॉरवर्ड करने की एकदम जल्दीबाजी ना करें। एक बार रुक के देखें कि इससे समाज टूट तो नहीं रहा है, इससे देश टूट तो नहीं रहा है, इससे किसी के मन में जहर तो नहीं भर रहा है, इससे कोई कोई किसी ऐसा भी होता है ना कि आप देखिएगा कि इस देश में दंगे भी व्हाट्सएप मैसेज से भड़क जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। तो आप देखिएगा कि वही है कि एक बार मैसेज अगर रुक के पढ़ लेंगे, एक बार उसको चेक कर लेंगे, तो मुझे लगता है बहुत लोग बच जाएंगे उससे और समाज बेहतर रहेगा। तो हमारे साथ धनंजय हैं, जिनकी बातों को आपने सुना। हम जेएनयू में हैं इस वक्त, और हमारे जो नए प्रेसिडेंट बने हैं धनंजय, उनको आपने सुना। इनकी बातों पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।